नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग इंट्रोडक्शन टू इमेज एडिटिंग एंड प्रेजेंटेशन पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। इस टॉपिक के अंतर्गत हम इंट्रोडक्शन टू ओपन ऑफिस, introduction to the properties and editing of image, introduction to different formats of images and their uses, introduction to PowerPoint and its advantages, creating slideshows, fine tuning the presentation and good presentation technique के संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। ओपन ऑफिस के अंतर्गत आज हम ये जानेंगे कि ये एक मुफ्त सॉफ्टवेयर होता है। मुफ्त सॉफ्टवेयर से मतलब है कि आपको इसे प्रयोग करने के लिए किसी भी कंपनी को, किसी भी मैन्युफैक्चरर को किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं करना है। अर्थात माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह ये ऐसा ऑफिस नहीं है जिसके लिए आपको पैसे देने की आवश्यकता हो या लाइसेंस लेने की आवश्यकता हो। इसे इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल किया जा सकता है और इसका प्रयोग बिना किसी से लाइसेंस लिए किया जा सकता है। इसके अंतर्गत हम वो सारी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, प्रोग्राम्स का प्रयोग करते हैं जिनका प्रयोग हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत किया करते हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यहाँ पर प्रयोग किया जाता है यदि हमें कोई लेटर आदि को टाइप करना हो। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने के लिए यहाँ पर प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है। स्प्रेडशीट यहाँ पर उसी तरीके से कार्य करता है जैसे कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट में एक्सेल होते हैं। ओपन ऑफिस .org अपाचे कंपनी द्वारा निर्मित एक फ्री अवेलेबल लाइसेंस फ्री सॉफ्टवेयर है। इसके अंतर्गत कुछ चीजों का प्रयोग हम करते हैं जिसको आज हम प्रारंभ में जान लेते हैं। जैसा कि बेस, जिसका प्रयोग डेटाबेस के लिए किया जाता है। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें ओपन ऑफिस प्रयोग करने से पहले ध्यान में रखनी होगी। कैल्क, जिसका प्रयोग स्प्रेडशीट के लिए किया जाता है। ड्रा का प्रयोग फ्लो चार्ट व लोगो बनाने के लिए किया जाता है। इम्प्रेस का प्रयोग प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, मैथ वैज्ञानिक फार्मूला व इक्वेशन को हल करने के लिए किया जाता है। राइटर का प्रयोग टेक्स्ट एडिटर व वर्ड प्रोसेस के लिए किया जाता है। सबसे पहले हम ओपन ऑफिस को किस प्रकार प्रारंभ करना है ये जानेंगे। इसके लिए स्टार्ट मेनू पर क्लिक करने के बाद प्रोग्राम विंडो के अंतर्गत openoffice.org पर क्लिक करके इम्प्रेस पर क्लिक करेंगे और हमारा ओपन ऑफिस वहां से प्रारंभ हो जाएगा। इसमें प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ऑटो पायलट ओपन हो जाता है जिसके अंतर्गत इसके अंदर 3 तरीके के विकल्प आते हैं। पहला एम्प्टी प्रेजेंटेशन बनाना, दूसरा फॉर्म टेम्पलेट के माध्यम से प्रेजेंटेशन का निर्माण करना, तीसरा ओपन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन यानी कि टेम्पलेट की मदद से पहले से स्थापित टेम्पलेट में से चयन करके हम कोई भी प्रेजेंटेशन का निर्माण कर सकते हैं। ओपन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन के चयन से आपको पहले से बनी कोई प्रेजेंटेशन दिखाई देगी। फॉर्म टेम्पलेट के द्वारा आप पहले से स्थापित टेम्पलेट में से किसी एक का चयन कर लेंगे। टेम्पलेट के चयन के बाद फिर आपको अलग अलग स्लाइड्स दिखाई देंगी
जो कि ऑर्गेनाइज सूचना प्राप्त करने में आपकी मदद करेंगी। स्टाइल प्रकार के चयन के बाद आपके सामने कोई स्कीम प्रदर्शित होगी। ऑटो पायलट आपसे कुछ साधारण से प्रश्न पूछेगा और आपका प्रेजेंटेशन प्रारंभ हो जाएगा। प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने के बाद अब बात की जाए कि उसके अंदर न्यू स्लाइड हम किस प्रकार से इंटर कर सकते हैं। न्यू स्लाइड इंटर करने के आपके पास 3 विकल्प हैं। पहले विकल्प के अंतर्गत इंसर्ट के अंदर जाकर के नई स्लाइड को इंटर किया जा सकता है। दूसरे विकल्प के अंतर्गत टूल बार में स्लाइड बटन पर क्लिक करके न्यू स्लाइड इंटर की जा सकती है। तीसरे विकल्प के अंतर्गत स्लाइड पैन में अपने कर्सर को जहां पर स्लाइड जोड़नी है वहां पर ले जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे एवं न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए न्यू स्लाइड विंडो पर क्लिक कर देंगे और इस तरीके से आपके प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड जुड़ जाएगी। इसी प्रकार यदि आपको अपने प्रेजेंटेशन में स्लाइड को डिलीट करना है तो 2 विकल्प आपको दिए जाते हैं। पहले विकल्प के अंतर्गत एडिट में जाकर के डिलीट स्लाइड पर क्लिक कर देंगे और करंट स्लाइड वहां से डिलीट हो जाएगी। दूसरे विकल्प के अंतर्गत स्लाइड पैन के माध्यम से स्लाइड को डिलीट किया जाएगा, उस पर क्लिक करके डिलीट की प्रेस कर देंगे, आपकी स्लाइड आपके प्रेजेंटेशन से डिलीट हो जाएगी। अब बात करते हैं टेम्पलेट व इमेज की डिजाइन के संबंध में। टेम्पलेट के अंतर्गत टास्क पैन में जाकर मास्टर पेज के बाईं तरफ छोटे तीर पर क्लिक करते हैं। इससे आप अवेलेबल फॉर यूज के मेन्यू को देखते हैं या टेम्पलेट डिजाइन को संचित केंद्र होता है जिसके अंतर्गत आप नई स्लाइड अप्लाई करते हैं। अब यदि आपको स्वयं का बैकग्राउंड देना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अवेलेबल फॉर यूज पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से आपकी स्लाइड्स के सारे बैकग्राउंड सफेद हो जाएंगे। इसके पश्चात फॉर्मेट पेज पर क्लिक करके यदि आपको अपनी कोई बैकग्राउंड या इमेज इसमें इंसर्ट करनी है तो उसको भी हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। अपने प्रेजेंटेशन में इमेज को संपादित अर्थात एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको स्लाइड में इमेज को इंसर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आप इंसर्ट देन पिक्चर देन फ्रॉम फाइल में जाकर के अपनी फाइल ढूंढ करके इंसर्ट करेंगे। पिक्चर की आकृति बदलने के लिए आपको अपनी इमेज पर क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिजलिंग हैंडल आपके सामने एक्टिव हो जाएगा जिसके माध्यम से माउस से ड्रैग करके आप इमेज का साइज या पिक्चर की आकृति को बदल सकते हैं। पिक्चर का आकार बदलने के लिए आपको जो पिक्चर बदलनी है उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर सिजलिंग हैंडल की मदद से आप इमेज के आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। पिक्चर को अपने स्थान से खिसकाने के लिए जिस पिक्चर को आपको खिसकाना है वहां पर अपने माउस को ले जाएं और जब आपके माउस एक निशान के में आकार में परिवर्तित हो जाए तब अपनी पिक्चर को खिसका करके आप इधर से उधर ले जा सकते हैं। अब बात होती है जो ड्राइंग टूल हमें दिया गया है, इसके अंतर्गत हम जानते हैं सेलेक्ट क्या चीज होती है। यह बटन कर्सर की तरह आपको दिखाई देगा। इस बटन पर क्लिक करके आप सेलेक्ट कर लेते हैं तथा ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान खिसका कर ले जा सकते हैं। लाइन व तीर के माध्यम से आप अपनी स्लाइड में कोई भी लाइन व तीर को इंसर्ट कर सकते हैं। आयत के माध्यम से आप अपने प्रेजेंटेशन में अगर आपको कोई आयताकार बॉक्स बनाना है तो आप वहां पर इससे आयताकार बॉक्स बना सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स की मदद से आप अपने प्रेजेंटेशन में बॉक्स नामक विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। कर्व के माध्यम से आप फ्री लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे आगे पीछे इसको कर सकते हैं। अगली बात आती है कनेक्टर की।
इसके माध्यम से आप फ्लो चार्ट या इसी तरीके के आरेख और उनके मध्य में कनेक्शन को दर्शा सकते हैं। मौलिक आकृति के माध्यम से हम जैसे कि दूसरी आकृतियां, जैसे कि डायमंड हो गया, पेंटागन हो गया, या सिलेंडर नुमा आकृति जैसा कि आपके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में होती हैं, वैसी आकृति आप मौलिक आकृति के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। चिन्ह आकृति के माध्यम से आप मनोरंजन वाली आकृति जैसे कि दिल व हैप्पी फेसेस, इस तरीके की आकृति आप इंसर्ट कर सकते हैं। ब्लॉक तीर के माध्यम से आप ब्लॉक व तीरों को इंसर्ट कर सकते हैं। फ्लो चार्ट के माध्यम से आप फ्लो चार्ट का निर्माण कर सकते हैं। कॉल आउट के माध्यम से आप कॉल आउट इंसर्ट कर सकते हैं, और तार के माध्यम से आप अपनी स्लाइड में विभिन्न तारों वाली आकृति को इंसर्ट कर सकते हैं। अब बात आती है इंट्रोडक्शन टू दी प्रॉपर्टीज एंड एडिटिंग ऑफ इमेज। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ इमेज के संबंध में। इमेज हमारी कई तरीके की होती हैं। इमेज क्या है, किस प्रकार की है, ये हम जानते हैं, हम उसका नाम रखते हैं। परंतु अब हम जानेंगे कि इमेज को किस प्रकार से और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। इसको जानने के लिए हमें यहाँ पर हमने देखिए एक इमेज ली है जिसका नाम है कोपा नाम की इमेज, और हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद हमारे सामने इससे संबंधित प्रॉपर्टीज डिस्प्ले हो जाएंगी। इन प्रॉपर्टीज में अब हम एक एक करके जान लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले इसमें नीचे देखिए प्रॉपर्टी पर हमें क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप जाके इसको रीनेम भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, कट या कॉपी भी कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर इमेज की प्रॉपर्टी से जानकारी प्राप्त करनी है, तो हम इमेज की प्रॉपर्टी पर क्लिक कर देंगे। सबसे पहले हमारे सामने जनरल टैब आ जाएगा। जनरल टैब पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में हमें इमेज से संबंधित कई जानकारी दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर इमेज का नाम लिखा होगा, इमेज जो भी है उसका नाम यहाँ पर लिखा गया होगा, किस टाइप की इमेज है, पीएनजी इमेज है, जेपीजी इमेज है या जीआईएफ इमेज है, उसकी टाइप ऑफ फाइल किस प्रकार की फाइल है उसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। उसके बाद ये इमेज आपके कंप्यूटर सिस्टम में कहाँ पर सेव है, यहाँ पर उसकी लोकेशन होगी। उसके बाद साइज होगा और क्या है इसके डिस्क पे है, किस डेट में क्रिएट की गई है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। उसके बाद अगला टैब आता है, यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी टैब, और फिर उसके बाद है डिटेल टैब। इन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पर जो अति महत्वपूर्ण टैब है जिसका नाम है डिटेल्स टैब, इसके अंतर्गत हमें कंप्यूटर के अंदर जो भी इमेज है उसकी जानकारी यहाँ पर दी जाती है। सबसे पहले टाइटल है। टाइटल के अंतर्गत उस इमेज का जो भी नाम है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद बात आती है कि उसका सब्जेक्ट, कि आपकी वो इमेज किस सब्जेक्ट से संबंधित है। जैसे यहाँ पर हमारी ये इमेज कंप्यूटर से संबंधित है, तो हमने कंप्यूटर का सब्जेक्ट यहाँ पर लिख दिया है। आप इसको राइट क्लिक करके अपनी इमेज को एडिट कर सकते हैं, उसका सब्जेक्ट जो भी है उसको चेंज करके वहाँ पर उसका नाम लिख सकते हैं। अब कोई इमेज नेचर से संबंधित तो आप वहाँ नेचर लिख सकते हैं, कोई अगर खाने पीने से संबंधित इमेज है तो आप वहाँ पर उसका इमेज का नाम फूड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आती है रेटिंग। रेटिंग के अंतर्गत हम लोग 1 2 3 4 5 जो भी रेटिंग हम देना चाहें अपनी इमेज को दे सकते हैं। अगली और महत्वपूर्ण बात आती है टैग्स की। टैग्स यहाँ पर हम जो लिखते हैं, टैग्स के अंतर्गत लिखा जाएगा। जैसे कि कोई भी इमेज है, ये हमें पता है कि वो इमेज क्या है, वो किस चीज़ को दिखाती है, कि वो आलू की इमेज है, कि कोपा की इमेज है, कि बैगन की इमेज है। लेकिन कंप्यूटर इन सारी चीज़ों को, या गूगल पे जब हम इमेज का नाम डाल के सर्च करते हैं तो उससे संबंधित इमेज हमें दिखाई देती हैं। यदि हम नेचर डाल के सर्च करते हैं तो नेचर से संबंधित इमेज हमें दिखाई देती हैं। हम जानते हैं कि ये नेचर से संबंधित इमेज है, परंतु कंप्यूटर या गूगल या इंटरनेट ये कैसे समझ लेता है कि ये इमेज नेचर से संबंधित है
ये इमेज कंप्यूटर से संबंधित है, ये इमेज कोपा से संबंधित है। इसके लिए महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है टैग्स। हम टैग्स के अंदर उस इमेज का जो भी कंटेंट डालेंगे, गूगल, इंटरनेट या जो भी इस तरीके की चीजें हैं, वो ये जान पाएंगे कि ये इमेज किससे संबंध रखता है। अगर हमने यहाँ पे लिखा है व्हाट इज कोपा या कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, तो गूगल ये समझ जाएगा कि ये इमेज कोपा को दर्शाती है या कंप्यूटर ऑपरेटर से संबंधित इमेज है। जब कोई यूजर गूगल पर आ करके इस टैग्स को डाल करके कंटेंट सर्च करेगा, तो उसको सर्च करने के बाद उसकी स्क्रीन पर हमारे टैग्स में हमने जो भी कंटेंट डाला है उससे संबंधित इमेज उसके सामने दिखाई देगी। तो टैग्स का बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण योगदान है और इन टैग्स की मदद से ही गूगल के ऊपर कोई भी इमेज सर्च की जाती है और गूगल ये समझ पाता है कि ये इमेज किस चीज को दर्शाती है। उसके बाद आता है कमेंट्स। हमने इस कमेंट्स के अंतर्गत इसको लिखेंगे कि ये इमेज क्या रिप्रेजेंट करती है। फिर आता है ऑथर, मतलब इस इमेज को बनाने वाला कौन है, और कॉपीराइट। कॉपीराइट के अंतर्गत हम ये लिख सकते हैं कि ये इमेज को बना करके हमने ऐसा कॉपीराइट ले रखा है और अगर कोई इसको चोरी करता है तो हम उस पर इसके लिए पेनल्टी लगा सकते हैं। इसके बाद बात होती है इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ इमेजेस एंड देयर यूजेस, जिसके अंतर्गत अलग अलग तरीके के फाइल फॉर्मेट्स आते हैं। पहला फाइल फॉर्मेट है GIF, यानी कि ग्राफिकल इंटरफेस फाइल फॉर्मेट, जिसको 1887 में कंपू सर्वन ने बनाया था। इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य किसी भी इमेज को ऑनलाइन फॉर्मेट में देखना था। उसके बाद अगला इमेज फॉर्मेट है IMG फाइल फॉर्मेट, जो कि IMG प्रोग्राम के साथ कार्य करने के लिए बनाया गया था। IMG फाइल फॉर्मेट, और यह फाइल फॉर्मेट मोनोक्रोम या ग्रे स्केल इमेज को हैंडल करता है। अगला फाइल फॉर्मेट है TIFF, यानी कि टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। इसके बाद है EPS, यानी कि इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल फॉर्मेट। अगला है WPG फाइल फॉर्मेट, यानी कि वर्ड परफेक्ट फाइल फॉर्मेट, जिसका प्रयोग वर्ड परफेक्ट द्वारा किया जाता है। उसके बाद है JPEG फाइल फॉर्मेट, यानी कि ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप फाइल फॉर्मेट। उसके बाद है बिटमैप फाइल फॉर्मेट एंड PNG फाइल फॉर्मेट एंड JPEG फाइल फॉर्मेट। ये कुछ फाइल फॉर्मेट हैं जिनका व्यापक स्तर पर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, इंटरनेट सिस्टम में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट एंड इट्स एडवांटेजेस के संबंध में। प्रेजेंटेशन से तात्पर्य सूचना, ग्राफ, पिक्चर को एक बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करने से है। प्रेजेंटेशन के अंतर्गत हम स्लाइड्स का निर्माण करते हैं। स्लाइड्स ऐसी इमेज होती हैं जो कि टेक्स्ट, ग्राफिक्स, चार्ट, साउंड और वीडियो को अपने अंदर समाहित करके रखती हैं। ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन के अंतर्गत हम प्रेजेंटेशन में बनाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की स्लाइडों को, विभिन्न प्रकार के इमेजेस को, टेक्स्ट को अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन को अगर हम चाहें तो कागज के ऊपर प्रिंट आउट लेकर भी देख सकते हैं। हैंडआउट के रूप में स्लाइडों को छोटे स्वरूप में कागज के ऊपर प्रिंट करके देखा जा सकता है। कई बार प्रेजेंटेशन में हम लोग ग्राफिक्स, फोटो, इमेज आदि का प्रयोग करते हैं, परंतु प्रिंट आउट लेते समय इन सब चीजों को हटा देते हैं। ये सारी चीजें आउटलाइन के अंतर्गत आती हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कई बार हम पावर पॉइंट की स्लाइडों को कलरफुल तरीके से या ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से प्रिंट आउट लेते हैं और इनको हम बड़े प्रोजेक्टर पर देख सकते हैं। वेब प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम अपनी स्लाइड्स को इंटरनेट पर देख सकते हैं
स्पीकर नोट्स वह चीज होती है कि कई बार प्रेजेंटेशन बनाने वाला व्यक्ति सारी चीजों, सारी इंफॉर्मेशन को अपने पावर पॉइंट की स्लाइड्स में नहीं रखता, परंतु जब वह अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहा होता है उस वक्त उसमें छोटे छोटे नोट्स के रूप में वो उनको नीचे की तरफ लिख करके रखता है। यही स्पीकर नोट्स कहलाते हैं। अब हम जानते हैं कि आप अपने कंप्यूटर में स्लाइड शोज को कैसे निर्माण करेंगे। इसको प्रारंभ करने के लिए स्टार्ट में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट एक ऑफिस पावर पॉइंट आपका ओपन हो जाएगा और कुछ इस तरीके की विंडो आपके कंप्यूटर के स्क्रीन के सामने आ जाएगी। अब आपके कंप्यूटर पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट खुल गया है। आप इसके लिए खाली प्रेजेंटेशन आपके सामने ओपन हो जाता है, जिसमें आप अपनी इच्छा अनुसार प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और स्लाइडों का निर्माण कर सकते हैं। डिजाइन टेम्पलेट के माध्यम से आपके प्रेजेंटेशन में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक विकल्प दिया जाता है डिजाइन टेम्पलेट का, जिसके माध्यम से पहले से उपस्थित कई तरीके की टेम्पलेट जो कि डिजाइनर फॉर्म में होती हैं अलग अलग, उनमें से आप सेलेक्ट करके अपने प्रेजेंटेशन का निर्माण कर सकते हैं। ऑटो कंटेंट विजार्ड भी प्रेजेंटेशन बनाने का एक बेहतरीन विकल्प और तरीका है। इसमें यूजर के द्वारा पहले से कुछ प्रश्न उससे पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों के आधार पर आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार कर दिया जाता है। प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए मेन्यू बार में जाकर के फाइल के अंदर सेव का ऑप्शन आता है, जिसके ऊपर क्लिक करने के पश्चात आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है, जिसके ऊपर आप अपने प्रेजेंटेशन की फाइल का नेम लिख देते हैं और आपकी फाइल सेव बटन पर क्लिक करने के बाद संबंधित आपके कंप्यूटर के फोल्डर में फाइल सेव हो जाती है। नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड के नीचे आकर के राइट क्लिक करके इंसर्ट न्यू स्लाइड पे क्लिक करते हैं और आपके प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड इंसर्ट हो जाती है। स्लाइड को डिलीट करने के लिए सबसे पहले उस स्लाइड को ओपन करें जिसे डिलीट करना है, फिर मुख्य मेनू में जाएंगे जहां पर एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद डिलीट स्लाइड का विकल्प आपके सामने होगा, उसका चुनाव करेंगे जिससे कि आपकी स्लाइड आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से डिलीट हो जाएगी। अपनी स्लाइड के किसी भी टेक्स्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको कई विकल्प दिए जाते हैं, जैसे कि स्लाइड के किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करके उसको एक्टिव करना पड़ता है। फॉर्मेट किए जाने वाले टेक्स्ट को पहले आपको सिलेक्ट करना होगा। मुख्य मेनू में जाकर के फॉन्ट के विकल्प पे क्लिक करने के बाद आप कोई भी फॉन्ट वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में से फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज और कलर आदि का विकल्प का चयन करके आप अपने टेक्स्ट की फॉर्मेट को अपने हिसाब से बदल सकते हैं। अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पिक्चर, टेबल या चार्ट इंसर्ट करने के लिए आपको स्लाइड लेआउट से ऐसे प्रारूप का चयन करना होगा जहां पर पिक्चर भी शामिल है। पिक्चर प्लेस होल्डर के पिक्चर, चार्ट और टेबल आदि पर आपको क्लिक करना होगा। फिर डबल क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर पिक्चर को या टेबल को या चार्ट को अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इंसर्ट कर सकते हैं। यदि आपको किसी डेटा शीट या चार्ट को इंसर्ट करना है तो आपको अपने आवश्यकता अनुसार उस चार्ट को भी अपने इस प्रेजेंटेशन में इंसर्ट कर सकते हैं। यदि टेबल का चयन किया जा रहा है तो आपको एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा जिसके अंतर्गत आपको रो कॉलम का निर्धारण करके उसके बाद ओके पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आवश्यकता अनुसार आपकी टेबल इंसर्ट हो जाएगी जितने रो और कॉलम का आपने चुनाव किया है। अब अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में यदि आपको बैकग्राउंड बदलना है तो इसके लिए दो विकल्प मौजूद हैं। एक तो आप चाहें तो सभी स्लाइड पर एक तरीके का बैकग्राउंड लगा सकते हैं, अन्यथा किसी चुनी गई स्लाइड पर एक बैकग्राउंड लगा सकते हैं या अलग अलग स्लाइड में अपना अलग अलग बैकग्राउंड लगा सकते हैं। यदि आपको सभी स्लाइड का बैकग्राउंड बदलना है तो इसके लिए आपको फॉर्मेट टूल बार से टेम्पलेट पर क्लिक करना होगा।
उसके बाद जो प्रदर्शित डिजाइन में से किसी एक पर क्लिक करके उसको अपने बैकग्राउंड पर सेट करना होगा। यदि आपको किसी चुनी गई स्लाइड में बैकग्राउंड को परिवर्तित करना है, तो उसके लिए स्लाइड के विकल्प को चुनेंगे। मुख्य मेनू में जाकर के फॉर्मेट और बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे। रंग और कलर का चुनाव करेंगे जिसको कि आपको वहां पर बदलना है। अप्लाई टू ऑल क्लिक करने के बाद उस चुनी गई स्लाइड में आपका रंग कलर बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। प्रेजेंटेशन बनने के बाद बात होती है कि स्लाइड शो का किस प्रकार से प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन दिया जाए। उसके लिए आप अपने कीबोर्ड में F5 की को दबा सकते हैं, अन्यथा सेटअप शो के लिए ऑप्शन का भी विकल्प आपके सामने उपलब्ध रहता है। इसके लिए आपको स्लाइड शो के अंदर सेटअप शो को क्लिक करना होगा, जिसके माध्यम से आप स्लाइडों की संख्या, स्लाइडों के स्क्रीन पर आने के आदि के सेट का निर्धारण कर सकते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स इस तरीके से प्रदर्शित हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में से आपको स्लाइड शो बॉक्स में प्रेजेंटेशन को किस तरीके से प्रस्तुतिकरण देना है, इसके बारे में नंबर और सीमाएं का विकल्प आपके सामने प्रस्तुत रहेगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने के लिए रिहर्स टाइमिंग का प्रयोग किया जाता है। अब एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाने के दो विकल्प या दो तरीके होते हैं। एक तो होता है ऑटोमेटिक तरीका और दूसरा होता है मैनुअल यानी कि मानवीय तरीका। यदि आप ऑटोमेटिक तरीके का विकल्प का चुनाव करते हैं, तो आपको एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड जाने के लिए समय का एक अंतर फिक्स करना होता है। उस समय के बाद आपकी स्लाइड एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर चली जाती है। परंतु यदि आपको मैनुअल तरीके से चेंजेस करने हैं, तो आप कीबोर्ड से की दबा करके भी आप अपनी अगली स्लाइड पर जा सकते हैं। एक्शन बटन का प्रयोग करके आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कुछ एक्शन वाले बटन लगा सकते हैं, जिनका प्रयोग आप अपने प्रेजेंटेशन के अंतर्गत कर सकते हैं। फाइन ट्यूनिंग दी प्रेजेंटेशन एंड गुड प्रेजेंटेशन टेक्निक के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि हम अपने प्रेजेंटेशन को कैसे और प्रभावी ढंग से बना सकते हैं। एनिमेशन स्कीम यानी कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने के लिए हम विभिन्न विकल्प आप उपस्थित रहते हैं, जिसके अंतर्गत हम अपनी स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जा सकते हैं। कस्टम एनिमेशन के अंतर्गत ये एनिमेशन हम अपने एक पेज के अंदर उपस्थित फोटो, ग्राफ, इमेजेस इन सब पर लगाते हैं। स्लाइड ट्रांजिशन के अंतर्गत हम या तो सभी स्लाइड पर एक ही इफेक्ट लगा सकते हैं या अलग अलग स्लाइड पर भी अलग अलग इफेक्ट को प्रयोग कर सकते हैं। और जब हम प्रेजेंटेशन देंगे तो ये सारे इफेक्ट हमारे वहां पर प्रस्तुत। कई बार हम ऐसा होता है कि हम स्लाइड्स तो कई एक बना लेते हैं, परंतु जब एक्चुअल प्रेजेंटेशन हम देने जाते हैं तो कई स्लाइड्स हम दिखाना उचित नहीं समझते। उसके लिए हमारे पास हाइड स्लाइड नामक विकल्प होता है, जिसके माध्यम से हम ये निर्धारित करते हैं कि हमें कौन सी स्लाइड दिखानी है और कौन सी हाइड करनी है। यदि हमें पूरा प्रेजेंटेशन एक बार में दिखाना है, तो हम कस्टम शो विकल्प का चयन करके सारी स्लाइडों को कस्टम के रूप में एक के बाद एक दिखाते चले जाते हैं। इस प्रशिक्षण के सारांश के अंतर्गत हमने इंट्रोडक्शन टू ओपन ऑफिस, इंट्रोडक्शन टू द प्रॉपर्टीज एंड एडिटिंग ऑफ इमेज, इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट फॉर्मेट एंड इमेजेस एंड देयर यूजेस, इंट्रोडक्शन टू पावरपॉइंट एंड इट्स एडवांटेजेस, क्रिएटिंग स्लाइड शो और फाइन ट्यूनिंग द प्रेजेंटेशन एंड गुड प्रेजेंटेशन टेक्निक के संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए मैंने openoffice.org, support.office.com और हमारे कोपा सिलेबस की बुक नीलकंठ पब्लिशर्स की मदद ली है। आज मैंने इंट्रोडक्शन टू इमेज एडिटिंग एंड प्रेजेंटेशन पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा करता हूं यह प्रशिक्षण आपको भविष्य में मददगार साबित होगा।